Good morning to all. We are on our chapter 5, the fundamental unit of life. In last part, we have read about the cell membrane. हमने cell membrane के बारे में पूरा पढ़ा था. Now today we are going to read about the nucleus. न्यूक्लियस पढ़ने से पहले मैं आपको प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के बारे में बताना चाहूँगी, जो मैंने कल आधा ही छोड़ दिया था. तो प्लाज्मोलाइसिस की डिफाइन हम पढ़ते हैं. प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? अगर किसी सेल में एक्स ऑस्मोसिस होता है, यानी कि सेल के अंदर का जो वाटर बाहर आना शुरू हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस. तो इस एक्स ऑस्मोसिस के दौरान जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल से सेपरेट हो जाता है और फ्रॉम द सेल वॉल. प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल. प्रोटोप्लाज्म जो सेल वॉल से सेपरेट हो जाता है और एक स्फेरिकल गोल शेप में आ जाता है, जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. एक्चुअली प्लाज्मोलाइसिस तब होता है जब एक्स ऑस्मोसिस होता है. इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से अलग हो जाता है और एक राउंड शेप में और सेल एक राउंड शेप में आ जाती है, जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं. इसी का अपोजिट होता है डीप्लाज्मोलाइसिस. डीप्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि अगर हम किसी सेल को पानी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो पानी सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं. वही एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है कि सेल का जो वाटर है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, और एंडोऑस्मोसिस का मतलब है कि सेल बाहर का जो वाटर है वो सेल के अंदर जा रहा है. तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो बिल्कुल पुराने शेप का हो जाता है, अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस. तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस जो होता है इसे सेल का सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि सेल का ब्रेन भी होता है. Nucleus. It is the most conspicuous and the largest organelle of a eukaryotic cell. It is visible under light microscope and its fine structure has been revealed by electron microscope, and nucleus can be called controlling center of the cell since it contains chromosomes and genes which control all activities of an individual cell. तो जो सेल है आपका, न्यूक्लियस है आपका, ये नॉर्मली काफ़ी बड़ा ऑर्गेनेल होता है सेल के अंदर, और ये नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है. एक शब्द आ रहा है यहाँ पे यूकैरियोटिक, और एक आगे आएगा प्रोकैरियोटिक सेल. तो दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी. यूकैरियोटिक जो होती है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक होती है प्रिमिटिव सेल्स होती है और मैक्सिमम यूनिसेलुलर होती है, जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है. तो हम न्यूक्लियस की बात करते हैं. न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है सेल का, और इसे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को, इंडिविजुअल होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. जैसे हमारे शरीर में ब्रेन होता है जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है. इसे हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं. मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो मिच्योर आरबीसी होती है मैमल्स के अंदर और सीव ट्यूब्स होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. ह्यूमंस के अंदर आरबीसी और सीव ट्यूब्स होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. और स्ट्रेटेड मसल सेल जो होती है उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक नहीं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा. नो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. नॉर्मली जो न्यूक्लियस है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है. न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम बोल सकते हो, क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस. तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियर इन्वेलप या हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको. मैं बता दूं, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ एक डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब 2 लेयर होती है मेम्ब्रेन की. उसके न्यूक्लियस के चारों 2 घेरे राउंड पाए जाते हैं, जिन्हें मेम्ब्रेन कहते हैं. 2 मेम्ब्रेन्स होती है, डबल बाउंडेड है. तो डबल बाउंडेड विच कवरिंग विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द मेम्ब्रेन, विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करती है. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को, दोनों को अलग करती है, एक दूसरे से सेपरेट करती है. इन दो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, जिसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. ये जो पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल्स है उन्हें आने जाने की परमिशन देते हैं, मतलब उन्हें आने जाने में मदद करते हैं. The outer membrane of nuclear envelope is usually connected with endoplasmic reticulum. It also bears ribosome. जो outer membrane होती है, outer nucleus membrane होती है, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं. राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों इसके ऊपर पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर साइड होती है वहाँ पर. नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. इट इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सेमी फ्लूइड होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो कि सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है.
और इसके अंदर आपका क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ आपको डबल लेयर की दो राउंड्स दिख रहे होंगे, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। वो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकली हुई है और राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं। उसी के बीच में छोटे छोटे जो स्पेस बना है दो लेयर्स के बीच में, आप देखिए स्पेस है, जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उनको आने जाने की परमिशन देते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है जो लिक्विड है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल जो है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये कुछ केसेस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर दो या दो से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। तो जब एक न्यूक्लियोलस होगा तो हम उसे न्यूक्लियोलस कहेंगे, और अगर दो से एक से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे, तो उसे न्यूक्लियोली कहते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। न्यूक्लियोलस जो है इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और न्यूक्लियोलस जो है वो साइट है जहाँ पर राइबोसोम्स का निर्माण होता है। इट सिंथेसाइज राइबोसोम्स। नेक्स्ट है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इज थिन थ्रेड लाइक इंटरट्विन्ड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द जेनेटिक सब्सटेंस। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये पतले और धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और ट्विस्टेड होते हैं, जिनके ऊपर जेनेटिक सब्सटेंस यानी डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फॉर्म हाईली कंडेंस थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। और डिवीजन के दौरान ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जेनेटिक सब्सटेंस है वो है डीएनए और प्रोटीन है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रोमेटिन होते हैं डिवीजन के दौरान, ये क्रोमेटिन जो होते हैं वो हाईली थिक सब्सटेंस और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं और एक राउंड स्पर, जिसको कहते हैं स्पाइरल शेप बना लेते हैं, और डिहाइड्रेट होकर के कई रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरी सेल में लेकर जाते हैं। वो जीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो एक क्रोमोसोम जो होता है वो दो आइडेंटिकल और स्पाइरल कॉइल थ्रेड्स होते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं जो एक दूसरे के आइडेंटिकल्स होते हैं, और लाइटली कलर्ड कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमर्स। और इनमें जो लाइट हल्का पार्ट होता है वो होता है सेंट्रोमर होता है। एंड द टू पार्ट ऑफ द क्रोमेटिड ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेंट्रोमर आर कॉल्ड आर्म्स। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली कंटेन इन डीएनए। एक्चुअली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाती है, हेरिडिटी मतलब माँ बाप के जो गुण बच्चों के अंदर जाते हैं वो इन जीन्स की मदद से ही जाते हैं। तो ये जो जीन्स होते हैं वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाए होता है, इस डीएनए की मदद से ही जाते हैं। द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए फंक्शन एज जीन। डीएनए फंक्शन के जो सेगमेंट होते हैं, डीएनए के जो हिस्से होते हैं, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। द जीन्स आर अरेंज इन अ लीनियर फैशन ओवर डीएनए और क्रोमोसोम। ये जो जीन्स होते हैं ये डीएनए और क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, और इनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है काम करने की, फंक्शनिंग की, ग्रोथ की, रिपेयरिंग की, रिप्रोडक्शन की, नॉट ओनली ऑफ सेल बट ऑल्सो ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। मतलब सिर्फ सेल को किस तरीके से काम कराना वही इंफॉर्मेशन जीन्स के पास नहीं होती, बल्कि पूरा ऑर्गेनिज्म, माँ बाप से जो गुण बच्चों के अंदर आते हैं वो इन्हीं जीन्स की मदद से आते हैं। जो उनकी ग्रोथ हो गई, बच्चों की रिप्रोडक्शन हो गया बच्चों में, या आंखों का कलर हो गया बच्चों का, तो वो माँ बाप से ही बच्चों में जाते हैं, और वो इस जीन की वजह से, इस डीएनए मटेरियल की वजह से ही माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ जीन क्रोमोसोम, तो मैं आपको बता दूं कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर पर डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम कितने तरीके का होगा। ये डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर क्या कहाँ पर है। पहला होता है आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमर होता है बिल्कुल बीच में पाया जाता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर जो आपका क्रोमेटिन होता है ये थोड़ा सा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, मतलब मिडिल पॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ पाया जाता है। और जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर जो सेंट्रोमर है वो बिल्कुल एंड पॉइंट के थोड़ा सा पास में होता है, मतलब एंड पॉइंट के थोड़ा सा पहले लगा होता है। इसके अलावा है आपका टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोमर है वो बिल्कुल टिप ऑफ क्रोमोसोम एंड आर्म्स आर ऑन वन साइड ओनली, मतलब एक साइड के बिल्कुल टिप पर पाया जाता है, दूसरा आपको दिखाई नहीं देगा। टेलोसेंट्रिक के अंदर एक आर्म ही दिखाई देती, ऊपर का एक आर्म नहीं दिखाई देता।
मतलब ये बिल्कुल टिप पर पाया जाता है किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम नंबर्स, हर एक स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है, मतलब किसी में ज़्यादा है किसी में कम नहीं होगा। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर 43 क्रोमोसोम होते हैं, 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। 43 क्रोमोसोम्स होंगे जिनमें 22 क्रोमोसोम्स होते हैं आपके ऑटोसोम्स, और 1 जो क्रोमोसोम होता है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम। मतलब टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला इट इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ऑल द सेलुलर फंक्शन। ये सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सारे सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसाइज ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इट ऑल्सो हैज इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज में मदद करता है ताकि सेल का डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। इसके साथ साथ ये एंजाइम्स को भी सिंथेसाइज करता है, मतलब एंजाइम्स का भी निर्माण करता है। इट कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पर कंट्रोल करता है, मतलब कौन से हेरिडिटी आगे जाएंगे, दूसरी जनरेशन में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, इस चीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। इसके अंदर कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है न्यूक्लियस में, जैसे रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और बिहेवियर को लेके। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। राइबोसोम जो होते हैं न्यूक्लियोलस में बनते हैं, जो कि न्यूक्लियस का ही एक हिस्सा है। इट इंक्लूड जेनेटिक वेरिएशन विच हेल्प इन ऑर्गेनिक इवेल्युएशन। इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है जो कि ऑर्गेनिक इवेल्युएशन मतलब विकास में मदद करता है। इट कंट्रोल सेलुलर डिफरेंशिएशन बाय रेगुलेटिंग डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ये सेलुलर डिफरेंशिएट को सेलुलर डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। आगे आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस मैं कल बताऊंगी और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।